इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया एक ऐसा रम जिसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। दोस्तों, हमारे देश भारत में करीब 20% लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और इन लोगों के टेस्ट भी काफी अलग अलग होते हैं। लेकिन एक ब्रांड ऐसा भी है जिसकी रम का चस्का हर भारतीय ड्रिंकर की ही जुबान पर सर चढ़कर बोलता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओल्ड मॉन्क की, जिसने अपने 70 साल के इतिहास में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों को अपना दीवाना बनाया है। एक तरफ तो ओल्ड मॉन्क गरीब लोगों के लिए रम का एक अफोर्डेबल ऑप्शन है, तो वहीं अमीरों को भी इसका टेस्ट खूब भाता है। मतलब चाहे अमीर हो या फिर गरीब, रम का शौकीन हर इंसान ओल्ड मॉन्क के लॉयल कस्टमर की लिस्ट में आता है। अब दोस्तों, एक टाइम था जब ओल्ड मॉन्क भारत के 50% अल्कोहल मार्केट को कंट्रोल किया करता था और विजय माल्या, जो भारत के अल्कोहल किंग कहे जाते हैं, वो भी इस ब्रांड का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर साल 2002 में कुछ ऐसा हुआ जिसने ओल्ड मॉन्क के मार्केट शेयर को 50% से सीधा 10% पर पहुंचा दिया और आज के समय में ये महज 5% ही बचा हुआ है। यहाँ तक कि साल 2015 में तो ऐसी खबरें भी आई थी कि शायद ये ब्रांड हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। हालांकि ऐसा हुआ तो नहीं, पर दुनिया के टॉप अल्कोहल ब्रांड्स में गिने जाने वाले ओल्ड मॉन्क की हालत आज भी बेहद खस्ता हाल है। तो आखिर वो क्या रीजंस हैं जो कि अल्कोहल मार्केट से ओल्ड मॉन्क का सफाया कर रहे हैं और ओल्ड मॉन्क कैसे एक बार फिर से रिवाइव कर सकती है, आज के इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, ओल्ड मॉन्क के डाउनफॉल को जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि कैसे ये ब्रांड हर पीने पिलाने वाले इंसान के दिल में अपनी एक अलग जगह बनाने में कामयाब हुआ। हमारे इस स्टोरी की शुरुआत होती है 1850 के दशक से, जब बॉम्बे और कलकत्ता की भीषण गर्मी से बचने के लिए ब्रिटिशर्स शिमला का रुख करते थे। ब्रिटिश आर्मी के सैनिकों को बियर पीने का बहुत शौक था, लेकिन उस समय तक भारत में कहीं भी बियर नहीं बनाई जाती थी। ऐसे में मजबूरन इन बियर बॉटल्स को इंग्लैंड से लाया जाता था, जो कि अंग्रेजों के लिए एक महंगा सौदा था। इसी दौरान एडवर्ड अब्राहम डायर नाम के एक इंजीनियर शिमला आते हैं और इस प्रॉब्लम को देखते हुए पास के ही एक टाउन कसौली में बियर बनाने वाली फैक्ट्री, जिसे ब्रुअरी कहा जाता है, उसे सेटअप करते हैं। साल 1854 में एडवर्ड डायर इस फैक्ट्री में एशिया की पहली बियर बनाते हैं, जिसका नाम रखा गया लॉयन बियर। एडवर्ड डायर ने अपनी कंपनी का नाम डायर ब्रुअरीज रखा और आने वाले सालों में कसौली को छोड़कर अपनी फैक्ट्री सोलन, शिमला, बर्मा, रावलपिंडी और क्वेटा तक पहुंचा दी। अब यहाँ आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उस टाइम पर बर्मा, रावलपिंडी और क्वेटा भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे। साल 1887 में एच.जी. मैकन नाम के बिजनेसमैन एडवर्ड डायर से सोलन में स्थित उनकी ब्रुअरी को खरीद लेते हैं और वहाँ पर विस्की बनाने का भी काम शुरू कर देते हैं। 1903 में जब शिमला तक रेलवे लाइन पहुंची, तो फिर डायर ब्रुअरीज कंपनी की बियर और विस्की पूरे भारत में बिकने लगी और उनकी सेल्स ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। लेकिन साल 1919 में कुछ ऐसा हुआ जिसने डायर ब्रुअरीज कंपनी के प्रति भारतीयों के प्यार को नफरत में बदल दिया। दोस्तों, ये वही साल था जब कर्नल रेगिनाल्ड एडवर्ड डायर के ही आदेश पर अमृतसर के जलियांवाला बाग में प्रदर्शन कर रहे हजारों निर्दोष भारतीयों पर गोलियां चलाई गई थी। अब क्योंकि रेगिनाल्ड एडवर्ड डायर ब्रुअरीज कंपनी को शुरू करने वाले एडवर्ड डायर के बेटे थे, इसीलिए लोगों ने इनके प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। ऐसे में एडवर्ड डायर ने एच.सी. मैकन के साथ इस कंपनी का नाम बदलकर डायर मैकन ब्रुअरीज रख दिया। लेकिन ये सफर भी ज्यादा दिनों तक नहीं चला और 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद इसको नरेंद्र नाथ मोहन ने खरीद लिया और अब इस कंपनी का नाम बदलकर मोहन मैककेन प्राइवेट लिमिटेड रख दिया गया और आज भी यही कंपनी ओल्ड मॉन्क की पेरेंट कंपनी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर इस सब में ओल्ड मॉन्क की एंट्री कब और कैसे हुई, क्योंकि अभी तक तो हमने इस नाम के किसी भी रम की बात की ही नहीं है। तो बेसिकली ओल्ड मॉन्क का आइडिया साल 1954 में नरेंद्र नाथ मोहन के बेटे वेद रतन मोहन लेकर आए थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भारत में बियर और विस्की के तो कई सारे ब्रांड्स आ चुके हैं, पर रम कैटेगरी में सिर्फ हरकुलस रम नाम की ही कंपनी की मोनोपोली हुआ करती थी। उस समय इंडियन आर्मी को भी हरकुलस ही रम सप्लाई करता था, लेकिन ओल्ड मॉन्क ने आते ही हरकुलस को रिप्लेस कर दिया। ओल्ड मॉन्क टेस्ट और क्वालिटी में इतनी सुपीरियर थी कि इसने कुछ ही सालों में इंडियन अल्कोहल मार्केट पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे हम भारतीयों को अपना दीवाना बना लिया। इंडियन आर्मी के सोल्जर्स के बीच ओल्ड मॉन्क का क्रेज इतना ज्यादा है कि करीब 70 साल बाद भी आर्मी की ज्यादातर बटालियंस को यही रम सप्लाई की जाती है। अब इस सब के बीच आपके दिमाग में ये सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि आखिर ओल्ड मॉन्क को अपना नाम कहाँ से मिला। तो दोस्तों, बेसिकली जब वेद रतन मोहन यूरोप गए हुए थे, तब वो वहाँ बर्फीले पर्वतों पर रहने वाले बेनेडिक्टाइन मॉन्क्स से खासे प्रभावित होते हैं। ये मॉन्क्स सेंट बेनेडिक्ट नाम के एक क्रिश्चियन मॉन्क के फॉलोअर्स थे, जो कि सादा जीवन जीते थे और रम पिया करते थे। अब चाहे ओल्ड मॉन्क को बनाना हो या फिर इसका नाम रखना हो, ये दोनों ही आइडियाज यहीं से लिए गए थे।
दोस्तों ओल्ड मॉन्क के बारे में एक बात जो इसे सबसे खास और अलग बनाती है वो है इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। एक तरफ जहां बिजनेसेस एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग में पानी की तरह पैसा बहाते हैं, वहीं ओल्ड मॉन्क ने आज तक कभी भी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की। आपने ना तो कभी ओल्ड मॉन्क का कोई बैनर या पोस्टर देखा होगा और ना ही कभी इसकी टीवी या फिर डिजिटल एड बनाई गई। ओल्ड मॉन्क की एडवर्टाइजमेंट खुद इसके लॉयल कस्टमर करते हैं और इसके ऑनर्स का मोटो है ओनली टेस्ट कैन एडवर्टाइज इट, यानी कि ओल्ड मॉन्क का टेस्ट ही इसकी एडवर्टाइजमेंट है। अब दोस्तों सुनने में तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छी और रिवोल्यूशनरी लगती है, लेकिन बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से ये ओल्ड मॉन्क पर बहुत भारी पड़ रही है। अब अगर मैं कहूँ कि लैक ऑफ एडवर्टाइजमेंट ओल्ड मॉन्क के डाउनफॉल का एक मेजर रीजन है, तो यह बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया था, एक समय ओल्ड मॉन्क इंडियन रम मार्केट का 50% से ज्यादा डोमिनेट करती थी, लेकिन आज इसका शेयर 5% से भी कम रह गया है। साल 2002 के पहले तक तो ये हालत थी कि कोई भी अल्कोहल ब्रांड ओल्ड मॉन्क का सामना कर ही नहीं पा रहा था और भारत के अल्कोहल किंग कहे जाने वाले विजय माल्या भी ओल्ड मॉन्क को बीट करने में नाकाम रहे थे। ओल्ड मॉन्क के बाद दूसरे नंबर पर मैकडॉवेल सेलिब्रेशन रम हुआ करती थी, जो कि विजय माल्या की कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स के अंडर आती थी। पर मैकडॉवेल सेलिब्रेशन रम की सेल्स ओल्ड मॉन्क के कंपैरिजन में आधी भी नहीं थी। लेकिन साल 2002 में मैकडॉवेल्स अपनी सेलिब्रेशन रम को काफी तेजी से एडवर्टाइज करनी शुरू करती है और सिर्फ 3 साल में ही ये कंपनी ओल्ड मॉन्क को पीछे कर देती है। 2002 के पहले तक जो ओल्ड मॉन्क हर साल 80 लाख से भी ज्यादा बॉटल सेल कर रही थी, 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग उनकी सेल्स 30 लाख पर आ गई। दूसरी ओर अगर हम मैकडॉवेल्स का 2011 का डेटा देखें तो उनकी सेल्स 1 करोड़ बॉटल से भी ज्यादा की हो चुकी थी। साल 2005 में ओल्ड मॉन्क का प्रॉफिट 2.5 करोड़ रुपए था, जो कि अगले ही साल कम होकर सिर्फ 30 लाख रुपए रह गया था और साल 2014 आते आते तो कंपनी प्रॉफिट की जगह 20 करोड़ रुपए के लॉस में पहुंच चुकी थी। साल 2012 में वेद रतन मोहन के भाई और ओल्ड मॉन्क की मॉडर्न सक्सेस का सबसे बड़ा चेहरा माने जाने वाली कपिल मोहन 82 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेते हैं और इस ब्रांड को आगे ले जाने की जिम्मेदारी अब उनके बेटों पर आ जाती है। और दोस्तों बस यहीं से ओल्ड मॉन्क की पूरी मैनेजमेंट बिखर सी जाती है और उनके कंपटीशन में खड़े ब्रांड्स एडवर्टाइजमेंट पर पानी की तरह पैसा बहाकर मार्केट में लंबी लीड ले लेते हैं। हालांकि दोस्तों ओल्ड मॉन्क के डाउनफॉल का पूरा क्रेडिट उनकी पुअर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और फील्ड मैनेजमेंट को ही नहीं दिया जा सकता। इसमें ओल्ड मॉन्क के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंजेस का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। आपको बता दूं कि ओल्ड मॉन्क ने कभी भी अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने की कोशिश ही नहीं की। वो आज भी थर्ड पार्टी नेटवर्क पर ही डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से उनकी रीच बहुत ही कम है। ये फैक्टर इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अल्कोहल के बिजनेस में लॉजिस्टिक और रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ही सेल्स के नंबर को तय करते हैं। समय समय पर बदलती गवर्नमेंट पॉलिसीज ने भी ओल्ड मॉन्क को खासा डैमेज किया है, जैसे कि यूपी गवर्नमेंट के एक फैसले के बाद उन्हें लखनऊ की अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ गई थी। ऐसे ही तमिलनाडु जहां ओल्ड मॉन्क की सेल्स बहुत ज्यादा हाई थी, वहां के स्टेट गवर्नमेंट ने एक दिन अचानक से सारी शराब के सेल्स को अपने हाथों में लेने का फैसला कर लिया। दोस्तों ओल्ड मॉन्क शुरुआत में ज्यादा लोगों के बीच अपनी पहुंच इसलिए बना पाई क्योंकि उनकी प्राइस बहुत अफोर्डेबल थी, लेकिन इसी अफोर्डेबिलिटी ने ही आज ओल्ड मॉन्क की इमेज को बहुत ज्यादा डाउन कर दिया है। एक्चुअली ओल्ड मॉन्क ये समझ ही नहीं पाया कि आजकल का यूथ शो ऑफ करने के लिए अफोर्डेबल नहीं बल्कि सब प्रीमियम सेगमेंट की अल्कोहल को कंज्यूम करना पसंद करता है। बिजनेस में फ्यूचर ट्रेंड्स को न समझ पाना ओल्ड मॉन्क को भारी पड़ा और ये उनके डाउनफॉल का एक मेजर रीजन बना। पर दोस्तों अब सवाल उठता है कि क्या ये डाउनफॉल ओल्ड मॉन्क को ले डूबेगा और क्या भारत समेत दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों में अपने स्वाद का जादू फैलाने वाला ये ब्रांड बंद हो जाएगा? अब दोस्तों इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। अगर ओल्ड मॉन्क ने अपनी आज वाली हालत नहीं सुधारी तो फिर आने वाले सालों में इस कंपनी को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अगर ये कंपनी अपने आप में कुछ चेंजेस करती है और अपने ओवरऑल सिस्टम को बेटर बनाती है तो फिर आज भी ये अपने एवरग्रीन टेस्ट और अनमैच्ड क्वालिटी के दम पर एक बार फिर से टॉप पर पहुंच सकती है। इसके लिए सबसे पहले तो ओल्ड मॉन्क को अपने प्रोडक्ट्स बढ़ाने होंगे और अपनी रम को प्रीमियम सेगमेंट में भी लाना होगा। दूसरी ओर उन्हें अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इम्प्रूव करना होगा और थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन को अलविदा कहना होगा। यहाँ ओल्ड मॉन्क के पास एक बेहतरीन तरीका ये है कि वो अपनी कंपनी के कुछ स्टेक्स किसी अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के हवाले कर दे और उनके साथ पार्टनरशिप करके म्यूचुअल इंटरेस्ट से कंपनी को आगे ले जाए। दोस्तों हाल ही में मुकेश अंबानी ने कैंपा कोला को खरीदकर उसे रिवाइव करने का जिम्मा उठाया है और वो मार्केट में इसकी जबरदस्त वापसी कराने वाले हैं। अब अगर आप 70s और 80s के किड्स हैं तो फिर आपको कैंपा कोला का नाम सुनते ही कुछ अपना सा फील आता है। अगर आप रिलायंस की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी देखिए तो वो इस फीलिंग का फायदा उठाकर पुराने लोगों के साथ साथ मॉडर्न जनरेशन को भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं। और दोस्तों कुछ ऐसी ही स्ट्रैटेजी ओल्ड मॉन्क भी इस्तेमाल कर सकता है और यूथ के बीच पॉपुलैरिटी हासिल कर सकता है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओल्ड मॉन्क की मैनेजमेंट ने मार्केटिंग को लेकर जो स्टीरियोटाइप बनाया हुआ है उसे जल्द से जल्द तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि आज जो दिखता है बस वही बिकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या ओल्ड मॉन्क मार्केट में वापसी कर पाएगा या फिर आने वाले सालों में इसकी कहानी खत्म हो जाने वाली है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।